जंगल में मानसून अपनी पूरी शिद्दत पर था। काले घने बादलों ने आसमान को घेर रखा था और लगातार होती बारिश ने पूरे जंगल को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। एक पुराने बरगद के पेड़ के क्वार्टर में रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके साथ उसका पति टुन्नू, सास ससुर और दो नन्हे बच्चे कुक्कू और चुटकी रहते थे। बाहर हवाएं तेज थीं और बारिश की बूंदें पत्तों पर शोर मचा रही थीं। टुन्नू के पिता कांप रहे थे। चिंता भरी नजरों से बाहर देखा और कहा, रीमा बहू, बच्चे अभी तक वापस नहीं आए। देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस ठंडी हवा में अगर वो भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। अभी उनकी बात पूरी ही हुई थी कि कुक्कू और चुटकी पंख फड़फड़ाते हुए पूरी तरह भीगे हुए घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। माँ, देखो कितनी मजा आ रही है। बारिश का पानी इतना ठंडा और सुहावना है। हाँ माँ, हम तो खूब नाचे। तुम दोनों को बिल्कुल समझ नहीं है। ये सावन की बारिश अब जहरीली ठंड में बदल रही है। चुपचाप अंदर बैठो, वरना मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कुदरत का नियम अटल था। रात होते होते कुक्कू और चुटकी का शरीर तपने लगा। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। साथ ही बूढ़ी सास की हालत भी बिगड़ने लगी। बेटा टुन्नू, बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है? मेरी हड्डियां कांप रही हैं। घर में गरीबी का साया इतना गहरा था कि उनके पास फटे पुराने घोंसले के अलावा कुछ नहीं था। बच्चों की हालत देख टुन्नू और रीमा उन्हें तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चों की नब्ज जांची और गहरी सांस ली। इन्हें दवा तो मैंने दे दी है, लेकिन असल इलाज दवाई नहीं, गर्मी है। अगर इन्हें तुरंत गर्म कपड़े या रजाई नहीं मिली तो ये ठंड इनके फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। इन्हें गर्म रखो, वरना अगली सुबह भारी पड़ सकती है। दोनों वापस घर आए, लेकिन खाली हाथ। न तो पैसे थे, न ही गर्म कपड़े। अगली सुबह रीमा ने हार नहीं मानी। वह पास के मैदान से सूखी घास इकट्ठा करके लाई और जमीन पर बिछा दी, ताकि बच्चों को नीचे से ठंड न लगे। लेकिन ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। रीमा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। चाहे पत्थर ढोने पड़े या बोझ उठाना पड़े, मैं बच्चों के लिए रजाई लेकर ही आऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी टुन्नू। 2 हाथ मिलकर काम करेंगे तो शायद जल्दी कुछ हो पाए। दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। टुन्नू को एक लकड़ी काटने वाले के पास भारी टहनियां उठाने का काम मिला। वहीं रीमा उड़ते उड़ते एक आलीशान ऊंचे पेड़ पर बने हरियाली तोती के घर पहुंची। हरियाली तोती बहुत अमीर थी और उसे अपने घर की सफाई के लिए किसी की जरूरत थी। मालकिन, क्या मैं यहाँ साफ सफाई कर सकती हूँ? मेरे बच्चे बीमार हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, ये सारा जाला और धूल साफ कर दो। अगर काम अच्छा हुआ तो पैसे मिलेंगे। रीमा ने दिन रात एक कर दिया। शाम को जब काम खत्म हुआ, हरियाली तोती ने उसे मेहनत के बदले 500 रुपये दिए। रीमा खुशी खुशी बाजार की ओर उड़ी। उसे लगा था कि वह एक बड़ी और मुलायम रजाई खरीदेगी, लेकिन जैसे ही वह दुकान पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। देखो छोटी चिड़िया, सबसे सस्ती रजाई भी 2000 रुपए की है। ये मखमली वाली तो 3000 की है। तुम्हारे 500 रुपए में तो सिर्फ एक पतली सी सूती चादर आएगी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वहीं 500 रुपये की चादर खरीदी और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि टुन्नू भी थका हारा लौटा था। उसे भी बहुत कम मजदूरी मिली थी, जिससे सिर्फ 2 वक्त का दाना आ सका था। रीमा ने चादर फैलाई और एक योजना बनाई। टुन्नू, ये चादर अकेले ठंड नहीं रोक पाएगी। तुम जाओ और वो जो लंबी वाली नरम घास होती है वो लेकर आओ। रीमा ने चादर को जमीन पर बिछाया। उसके बीच में सूखी घास और रुई के कुछ फाहे जो उसने रास्ते से उठाए थे की एक मोटी परत जमाई। फिर उसने चादर को बीच से मोड़कर धागे से सीलना शुरू किया। माँ, क्या इससे ठंड रुक जाएगी? हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ी देर और। जब रजाई तैयार हुई तो वह बहुत भारी और गर्म बन चुकी थी। जैसे ही उसने बच्चों को उसमें ढका, उनकी कड़कड़ाहट बंद हो गई। कुछ ही देर में उन्हें गर्माहट महसूस हुई
और वे चैन की नींद सो गए। रीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम हजारों की रजाई नहीं कर पाती, वो तुमने अपनी सूझबूझ से कर दिखाया। अगले कुछ दिनों तक रीमा और टुन्नू रोज काम पर जाते रहे। रीमा ने धीरे धीरे और पैसे जोड़े। उसने अपनी उसी तकनीक से न केवल बच्चों के लिए बल्कि अपने सास ससुर और टुन्नू के लिए भी गरम रजाई बनाई। एक शाम जब बाहर ठंडियां हवाएं चल रही थीं, पूरा परिवार एक साथ अपनी बनाई हुई रजाइयों में लिपटा हुआ था। घर के अंदर अब डर नहीं बल्कि सुकून था। आज मुझे सच में गर्व है। सुख केवल पैसों से नहीं बल्कि साथ और समझदारी से आता है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी आज हमारा घर सबसे गर्म है। रीमा मुस्कुराई। उसने देख लिया था कि मेहनत और हौसले के सामने कुदरत की मार भी फीकी पड़ जाती है। अब वह परिवार रोजाना काम पर जाता, दाना चुगता और शाम को अपनी खुद की बनाई हुई ममता की रजाई में चैन से सो जाता। जंगल की वह बारिश अब उन्हें डराती नहीं थी बल्कि उनकी जीत की गवाह बन गई थी। सुंदरवन के एक छोटे से कोने में एक पुराना और कच्चा ढाबा था। यह ढाबा रीमा चिड़िया का था। रीमा खुद बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल जंगल के सबसे अमीर पक्षियों से भी बड़ा था। रीमा अपने ढाबे पर चूल्हा जला रही थी, तभी वहां कुछ भूखे पक्षी आए। आओ भाइयों, गरम गरम रोटियां तैयार है। पेट भर के खाना, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। काका, दुआएं पैसों से कीमती होती है। आप बस खाना खाइए। रीमा का यही नियम था। जो दे सकता था उससे ले लेती, जो नहीं दे सकता था उसे दुआओं के बदले खिला देती। एक दोपहर रीमा बाजार से ताजी सब्जियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसे ची ची की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे झाड़ियों के पीछे दुब के रो रहे थे। अरे नन्हे बच्चों, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? आंटी, एक चील ने हमारी माँ को मार दिया। हम 2 दिन से भूखे हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत बच्चों, जब तक रीमा मौसी जिंदा है तुम भूखे नहीं रहोगे। चलो मेरे साथ। रीमा उन बच्चों को अपने ढाबे पर ले आई, उन्हें नहलाया, खिलाया और अपने पंखों की गर्माहट में सुला दिया। अब वो बच्चे रीमा को ही अपनी माँ मानने लगे थे। कुछ दिन बीते, भारी बारिश हो रही थी। तभी एक बदहवास कौवी अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए ढाबे के दरवाजे पर आई। उसका नाम गौरी था। बहन, क्या मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? मेरे पति कालू कौवे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरा बच्चा कमजोरी से बेहोश हो रहा है। अरे गौरी बहन, अंदर आओ। इस दुनिया में अपनों से ज्यादा पराये घाव देते हैं। तुम फिक्र मत करो, आज से ये ढाबा तुम्हारा भी घर है। रीमा का छोटा सा ढाबा अब एक अनाथ आश्रम जैसा बन गया था। जहाँ गौरी बर्तन धोने और सफाई में मदद करती, वहीं रीमा खाना बनाती। एक सुबह जंगल के सरकारी अफसर अपनी वर्दी में ढाबे पर पहुंचे। उनके हाथ में कुछ कागज थे। ए चिड़िया, ये ढाबा अवैध जगह पर बना है। कल तक इसे खाली कर दो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ ये अनाथ बच्चे और बेसहारा गौरी रहती है। हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें तुम्हारी कहानियों से कोई मतलब नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। कल सुबह जमीन खाली मिलनी चाहिए। साहब, थोड़ा रहम कीजिए। हम गरीब पक्षी कहाँ सिर छुपाएंगे? लेकिन उन अफसरों के दिल पत्थर के थे। अगले दिन पीली मशीनें बुलडोजर आईं और रीमा के सपनों के आशियाने को मलबे में बदल दिया। रीमा, गौरी और बच्चे रोते बिलखते एक पुराने वीरान बगीचे में जाकर बैठ गए। सबके पास न छत्ती न खाना। हे ईश्वर, क्या अच्छाई का फल यही मिलता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चों को ये सजा क्यों? उसी बगीचे में गुलाब के बहुत सारे पौधे थे। रीमा की बातें पास ही खिला एक गुलाब सुन रहा था। अचानक वह गुलाब सूरज की तरह चमकने लगा। पूरे बगीचे में रोशनी फैल गई। देखते ही देखते वह गुलाब बड़ा हो गया। मत रो रीमा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने इस बगीचे की मिट्टी को भी पिघला दिया है। कौन बोल रहा है? मैं इस बगीचे का रक्षक हूँ।
मैंने देखा है कि कैसे तुमने खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट भरा। जो दूसरों को घर देता है उसे भगवान कभी बेघर नहीं रखता। देखते ही देखते उस गुलाब ने अपनी पंखुड़ियों से जादुई किरणें छोड़ी। वहां लगे हर गुलाब के पौधे की जगह सोने के गुलाब जैसे चमकते हुए छोटे छोटे सुंदर घर बन गए। अब रीमा और उसके साथ रहने वाले हर पक्षी के पास अपना एक आलीशान सोने का घर था। रीमा बहन, ये तो चमत्कार हो गया। अब हमें कोई यहाँ से नहीं निकालेगा। वाह, अब हम सोने के घर में रहेंगे। ये मेरी मेहनत नहीं, तुम सबकी दुआओं का असर है। याद रखना, ये घर सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जो भी बेसहारा पक्षी यहाँ आएगा उसे यहाँ जगह मिलेगी। रीमा ने उस बगीचे में फिर से एक बड़ा रसोई घर शुरू किया। अब वह सिर्फ ढाबा नहीं बल्कि ममता की रसोई थी। सरकारी अफसर भी रीमा की प्रसिद्धि और चमत्कार को देखकर दंग रह गए और फिर कभी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसानियत और दया का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान के रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुदरत खुद नए रास्ते खोल देती है। सुंदरवन के एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और 2 नन्हे बच्चों के साथ रहता था। जंगल में भोजन की भारी कमी थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह का सूरज अभी निकला ही था, पर गौरी के घोंसले में मायूसी छाई थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। कालू, देखिए बच्चे भूख के मारे निढाल हो रहे हैं। आज कैसे भी करके कुछ भोजन ले आइए, वरना ये रात नहीं काट पाएंगे। तुम फिक्र मत करो गौरी, मैं अभी जाता हूँ। चाहे मुझे पूरे जंगल का चक्कर ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। कालू उड़ते उड़ते जंगल के उस पार एक खेत में पहुंचा जहां उसे कुछ रोटियां और फल मिले। वह बहुत खुश था कि आज उसके बच्चे भरपेट खाना खाएंगे, लेकिन लौटते समय उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर बैठी एक बेहद खूबसूरत कौवी पर पड़ी। वह पिंकी थी। वाह, इतनी सुंदर कौवी मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखी। इसके पंख कितने चमकीले हैं। कालू उसके पास गया और अपना भोजन नीचे रख दिया। नमस्ते, तुम यहाँ नई आई हो क्या? तुम बहुत थकी और परेशान लग रही हो। हाँ, मैं पड़ोसी जंगल से भटक कर आई हूँ। यहाँ कोई मुझे जानता नहीं। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। लगता है आज मेरी आखिरी रात है। नहीं नहीं, ऐसा मत तो हो। ये लो, ये सारा भोजन तुम खा लो, मुझे और मिल जाएगा। तुम कितने दयालु हो कालू। क्या तुम रोज मेरी इसी तरह मदद करोगे? मुझे इस जंगल में डर लगता है। तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। कालू खाली हाथ घर पहुंचा। बच्चे सो चुके थे क्योंकि रोते रोते उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कालू, क्या मिला? बच्चे बहुत देर तक आपका रास्ता देखते रहे। पूरा दिन बर्बाद हो गया गौरी। बाज और चीलों ने सारा खाना छीन लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हूँ। अब यह कालू का रोज का नियम बन गया। वह सुबह निकलता, भोजन जुटाता और सारा समय पिंकी के साथ बिताता। गौरी को शक होने लगा था क्योंकि कालू अब घर पर समय नहीं देता था। एक दिन कालू पिंकी को अपने घोंसले पर ले आया। गौरी, आज से पिंकी मेरी दूसरी पत्नी है, ये यही रहेगी। और सुनो, अब इस घोंसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उम्र भर आपका साथ दिया और आज एक अजनबी के लिए आप हमें निकाल रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो गौरी, ज्यादा शोर मत मचाओ। कालू अब मेरा है और ये घर भी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्का देकर निकालना पड़ेगा। कालू चुप रहा। उसने गौरी की तरफ देखा तक नहीं। रोती बिलखती गौरी अपने दोनों बच्चों को लेकर रीमा चिड़िया के पास पहुंची। रीमा एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। अरे गौरी, तुम इस हाल में और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? रीमा बहन, कालू ने हमें घर से निकाल दिया। उसने एक नई कवि से शादी कर ली है। अब हम कहाँ जाएं? तुम चिंता मत करो गौरी, जब तक तुम्हारा अपना इंतजाम नहीं होता तुम मेरे साथ रहोगी। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। कुछ महीने बीत गए। कालू अब पिंकी के नखरों और खर्चों से परेशान हो चुका था। पिंकी न तो घर का काम करती थी
और न ही कालू को इज्जत देती थी। एक दिन जब कालू थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि पिंकी के साथ एक और तगड़ा कौवा बैठा था। कालू, अब तुम्हारी जरूरत खत्म हुई। ये मेरा असली साथी है। मैंने ये घर और तुम्हारी सारी जमा पूंजी अपने नाम करवा ली है। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन पिंकी, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी वफादार पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। तुम जैसे बेवकूफ को फंसाना बहुत आसान था। जग्गू, इसे बाहर फेंको। उस कौवे ने कालू को बुरी तरह पीटा और उसे उसी के घोंसले से नीचे गिरा दिया। कालू की एक पंख टूट गई और वह उड़ने के काबिल भी नहीं रहा। कालू रेंगते हुए और पछताते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां रीमा और गौरी रहते थे। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? मैंने उन हीरो को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और पत्थर को अपना लिया। तभी गौरी भोजन लेकर लौट रही थी। उसने कालू को जख्मी हालत में देखा। गौरी का दिल पसीज गया। कालू, आपकी ये हालत किसने की? गौरी, मुझे माफ कर दो। पिंकी ने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारे पास आने के लायक भी नहीं हूँ। कालू, तुमने जो किया वह पाप था, लेकिन गौरी का दिल बहुत बड़ा है। गौरी, क्या तुम इसे माफ कर पाओगी? भले ही इन्होंने हमें दुख दिया, पर ये मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं इन्हें इस हाल में मरते नहीं देख सकती। गौरी और रीमा ने मिलकर कालू की मरहम पट्टी की। गौरी की ममता और क्षमा देखकर कालू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। कुछ समय बाद जब कालू ठीक हुआ तो उसने अपनी गलती सुधारी। जंगल के अन्य पक्षियों ने मिलकर पिंकी और उसके साथी को जंगल से भगा दिया। कालू, गौरी और उनके बच्चे फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बाहरी चमक धमक अक्सर धोखा देती है, जबकि सच्चा सुख अपनों के साथ और ईमानदारी में ही होता है। सुंदर और घने जंगल के बीचों बीच रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपने 2 नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक सुखद जीवन जीती थी। उनके पास एक बहुत ही भोली और दूध देने वाली सफेद गाय थी। टुन्नू रोज सुबह उठकर गाय की सेवा करता, उसका ताजा और शुद्ध दूध निकालता और फिर उसे लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी पर रखकर बाजार ले जाता। जंगल के सभी पक्षी टुन्नू के दूध के दीवाने थे, क्योंकि उसमें कभी भी मिलावट नहीं होती थी। भाई और बहनों, ताजा, गाढ़ा और सेहतमंद दूध ले लो, एकदम शुद्ध, जैसा प्रकृति ने दिया है। टुन्नू भाई, तुम्हारे दूध की तो बात ही कुछ और है। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, पर तुम्हारा दूध पीकर अब मैं फिर से उड़ने के लिए तैयार हूँ। सही कहा मिट्टू भाई। टुन्नू, तुम कल 2 बाल्टी दूध मेरे घर पहुंचा देना। मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। जरूर मैना जी, आप निश्चिंत रहें। शुद्धता मेरी पहचान है। एक शाम जब टुन्नू घर लौटा तो रीमा बहुत उत्साहित थी। उसके भाई की शादी का न्योता आया था, जो दूसरे गांव में थी। टुन्नू जी सुनिए, मेरे भाई की शादी है और हमें पूरे परिवार के साथ जाना होगा। कुक्कू और चुटकी भी अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ पापा, मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ और मीठे फल हैं। और मुझे नई ड्रेस भी पहननी है। लेकिन रीमा, हमारी गाय और इन पक्षियों का क्या होगा, जो रोज मेरे दूध पर निर्भर हैं? अगर हम चले गए तो जंगल के बच्चों को दूध कौन देगा? क्यों ना हम किसी भरोसेमंद साथी को कुछ दिनों के लिए काम पर रख लें, हम उसे पैसे दे देंगे। अगले दिन टुन्नू ने कालू कौवे को बुलाया, जो उन दिनों खाली बैठा था। कालू भाई, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम बस मेरी गाय का ध्यान रखना और दूध निकालकर पक्षियों को सही दाम में बेच देना। याद रखना, मिलावट कभी मत करना। अरे टुन्नू भाई, तुम तो मुझे पराया समझ रहे हो। तुम जाओ और शादी का आनंद लो, मैं सब संभाल लूंगा। टुन्नू और रीमा के जाते ही कालू ने काम शुरू किया। पहले दिन उसने ईमानदारी से दूध बेचा, लेकिन शाम को जब उसने पैसों की थैली देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ओह, सिर्फ 1 बाल्टी दूध के इतने पैसे? अगर मैं इस दूध को दुगना कर दूं तो मेरी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। टुन्नू तो मूर्ख है जो सिर्फ शुद्ध दूध बेचता है। जंगल की नदी में पानी की कमी तो है नहीं। अगले दिन कालू ने एक बाल्टी दूध में एक पूरी बाल्टी नदी का पानी मिला दिया। अब उसके पास 2 बाल्टी दूध था। दूध ले लो,
ताजा दूध। उस दिन कालू की बहुत कमाई हो गई। वह जल्दी ही घर चला गया। कालू, तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? और ये नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो कोई जमा पूंजी नहीं थी। चुप रहो गोरी, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये मेरी अकल का कमाल है। अब हम इस टूटे हुए घोंसले में नहीं बल्कि एक पक्के और आलीशान घर में रहेंगे। कालू ने कुछ ही दिनों में एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया, लेकिन जंगल के पक्षियों को दूध का स्वाद कुछ बदला बदला सा लगने लगा। मिट्टू भाई, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है? कल तो मेरी चाय बिल्कुल पानी जैसी लग रही थी। हाँ भाई, मुझे भी शक है। कालू कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। टुन्नू के समय ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सुबह मिट्टू तोते ने कालू का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि कालू गाय को लेकर नदी के किनारे गया है। एक बाल्टी दूध, एक बाल्टी पानी। कालू की तो बन गई राजा वाली कहानी। जैसे ही कालू ने नदी से पानी भरकर दूध की बाल्टी में डाला, मिट्टू तोता पेड़ के पीछे से चिल्लाया, चोर, धोखेबाज, पकड़े गए कालू भाई। मिट्टू, तुम यहाँ? देखो भाई, मैं तो बस बाल्टी साफ कर रहा था। लेकिन तब तक मिट्टू ने शोर मचाकर पूरे जंगल के पक्षियों को बुला लिया था। देखो इस नीच कौवे को, हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हमारे ही पैसों से महल खड़ा कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा मिलावट करने की सोच भी ना सके। सभी पक्षी गुस्से में कालू पर टूट पड़े। उन्होंने उसे चोंचों से मार मार कर जंगल से बाहर खदेड़ दिया। कालू का आलीशान घर भी पक्षियों ने ढा दिया। अगले ही दिन टुन्नू, रीमा और बच्चे वापस लौटे। उन्होंने देखा कि गाय उदास थी और कालू का कहीं अता पता नहीं था। मिट्टू तोते ने सारी आपबीती सुनाई। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने एक गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि लालच किसी को इतना गिरा सकता है। हमें खुशी है कि आप सब सुरक्षित हैं। अब से हम खुद ही सब संभालेंगे। पापा, क्या अब हम फिर से सबको असली दूध देंगे? हाँ बेटा, और आज सबको दूध मुफ्त मिलेगा ताकि इस कड़वाहट को दूर किया जा सके। जंगल में एक बार फिर टुन्नू की आवाज गूंजने लगी। विश्वास बहाल हो चुका था। टुन्नू ने अपनी मेहनत से व्यापार को और बढ़ाया और इस बार उसने और एक गाय ली और अपनी गाय के लिए एक सुंदर और सुरक्षित तबेला भी बनाया। जंगल के पक्षियों ने सीखा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि बेईमानी का महल एक न एक दिन ढह ही जाता है। घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर टुन्नू चिड़ा अपने बीमार पिता के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। गरीबी की मार ऐसी थी कि टुन्नू के पास पिता की दवा के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अचानक उसे अपने पुराने दोस्त कालू कौवे की याद आई। वह उड़कर कालू के पास पहुंचा। कालू भाई, पिताजी की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए, मैं सब लौटा दूंगा। अरे पागल, तू पैसे की बात करता है? तू तो मेरा भाई है। चल अभी हकीम के पास चलते हैं। कालू और टुन्नू दवा लेकर तेजी से घोंसले की ओर उड़े, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वे पहुंचे तो टुन्नू के पिता की सांसें थम चुकी थीं। अगर मेरे पास वक्त पर पैसे होते तो आज मेरे सिर पर पिता का हाथ होता। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ कालू। समय बीता। टुन्नू और कालू दोनों की शादियां हो गईं। टुन्नू की पत्नी रीमा चिड़िया बहुत ही नेक दिल थी, लेकिन कालू की पत्नी गौरी कौवी बहुत लालची और ईर्ष्यालु थी। गौरी ने कालू के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी, उस भिखारी टुन्नू से दूर रहा करो। अपनी जात देखो और उसकी औकात देखो। आज के बाद वो हमारे घर की दहलीज ना लांघ पाए। गौरी के जहर ने दो जिगरी दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अब टुन्नू मजदूरी करने लगा। वह सारा दिन तपती धूप में ईंटें ढोता और भारी ठेले खींचता। जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इतना काम करने के बाद भी हम भूखे पेट सो रहे हैं। हमें कुछ अपना काम करना होगा। पर रीमा, मेरे पास हुनर क्या है? मैं तो बस पसीना बहाना जानता हूँ। आप भूल रहे हैं, मेरे हाथ की खिचड़ी सबको पसंद आती है। क्यों ना हम एक छोटा सा खिचड़ी का ठेला लगा ले? अगले ही दिन टुन्नू और रीमा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगाया। महक इतनी लाजवाब थी कि पहला ग्राहक कबूतर चाचा खिंचे चले आए। वाह रीमा बेटी, ऐसी खिचड़ी तो मैंने पूरे जंगल में नहीं खाई। ये लो,
अपनी पहली कमाई। धीरे धीरे टुन्नू की खिचड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। देखते ही देखते छोटा सा ठेला एक आलीशान जंगल ढाबा में बदल गया। अब टुन्नू अमीर हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ कालू और गौरी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। तालू, देखो उस चिड़े के ठाट बाट, कल तक हमारे पैरों में गिरता था। तुम्हें उसके ढाबे पर काम मांगना होगा और मौका पाकर उसकी बरकत में जहर घोलना होगा। कालू शर्मिंदा था, पर अपनी पत्नी के दबाव में वह टुन्नू के पास गया। भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी हालत बहुत खराब है, क्या मुझे काम दोगे? जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने सालों बाद अचानक? नहीं रीमा, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। कालू काम करने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, कालू ने गौरी के दिए हुए दस्त वाली दवाई खिचड़ी के बड़े पतीले में मिला दिए। अगले दिन जिसने भी खिचड़ी खाई वह बीमार पड़ गया। ओए माँ, मेरा पेट फटा जा रहा है, टुन्नू ने हमें जहर खिला दिया। अगले दिन पूरा जंगल टुन्नू के ढाबे पर इकट्ठा हो गया। सब गुस्से में चिल्ला रहे थे। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहां आया। रुको, टुन्नू निर्दोष है। कल रात मैंने कालू को शहर के किनारे से दवा लाते देखा था। मैंने सोचा किसी हकीम की दवा होगी, पर ये तो साजिश थी। कालू के पैर कांपने लगे। टुन्नू की आंखों में आंसू थे। कालू, क्या ये सच है? मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरी मेहनत में जहर मिला दिया। मुझे माफ कर दे भाई, मैं गौरी के बहकावे में आ गया था। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। जंगल के पक्षी कालू को सजा देना चाहते थे, लेकिन टुन्नू का दिल बहुत बड़ा था। नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से खत्म किया जाता है। कालू, तुमने गलत किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू ने कालू को माफ कर दिया। उसने कालू को सुधारने का मौका दिया। उसने ढाबे के पास ही कालू के लिए गोभी मंचूरियन का एक नया ठेला लगवा दिया। अब ईमानदारी से मेहनत कर कालू। गौरी भाभी को भी समझाना कि मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो किसी को गिराने में नहीं। अब कालू और टुन्नू फिर से साथ थे। गौरी ने भी अपनी गलती मानी और रीमा के साथ मिलकर काम करने लगी। जंगल का वह ढाबा अब सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अटूट दोस्ती की मिसाल के लिए जाना जाता था। कुछ समय बाद टुन्नू और रीमा के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं, जब रीमा ने 2 नन्हे और सुंदर बच्चों को जन्म दिया, जिससे उनका पूरा परिवार और जंगल का वह ढाबा चहक उठा। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ धुंध छाई थी। नन्हा कुक्कू और जग्गू जोश में आकर एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। तभी पीछे से चुटकी चीखती हुई आई। जग्गू, कुक्कू, रुक जाओ, आगे मत जाओ, वहाँ खूंखार चील का इलाका है। जग्गू तो डरकर फौरन वापस आ गया, लेकिन कुक्कू अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा। अचानक आसमान से एक साया नीचे आया और कुक्कू को अपने पंजों में दबोच लिया। कुक्कू को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चुटकी ने पास के कबूतर से मदद मांगी। कबूतर चाचा, बचाओ, कुक्कू को चील ले गई। नहीं नहीं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। चील कुक्कू को खाने ही वाली थी कि तभी चुटकी चीखते हुए नींद से जाग गई। नहीं, कुक्कू! चुटकी ने हांफते हुए इधर उधर देखा। बाहर बारिश थम चुकी थी। वो बस एक बुरा सपना था। उसी वक्त बच्चों की माँ रीमा चिड़िया मीलों दूर से अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर लौट रही थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। तेज धूप और थकान ने उसे तोड़ दिया था। वह एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर सुस्ताने के लिए बैठी। सांस फूल रही है, पर मुझे घर पहुंचना होगा। मेरे नन्हे बच्चे भूखे होंगे। रीमा जैसे तैसे घोंसले तक पहुंची और निढाल होकर गिर गई। बच्चे उसके पास दौड़े। माँ, आप खाना लाई हो, पर आप इतनी पीली क्यों दिख रही हो? मेरे बच्चों, बस थोड़ा आराम करने दो। रीमा ने एक गहरी सांस ली, अपने बच्चों की तरफ आखिरी बार प्यार से देखा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बच्चे रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ जाग क्यों नहीं रही है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आया। मिट्ठू चाचा, देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है।
वो सो गई है क्या? मिट्टू ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। रीमा मर चुकी थी। तभी कालू कौवा भी वहां आ पहुंचा। मिट्टू ने कालू को किनारे ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, कालू भाई, रीमा नहीं रही, अब इन मासूमों का क्या होगा? देख मिट्टू, हम इन बच्चों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। पर हम ठहरे पंछी, अपनी गृहस्थी संभाले या इन्हें पाले। सुना है पास वाले गांव में इनकी नानी रहती है, हमें इन्हें वहीं ले जाना होगा। जब उन्होंने बच्चों को चलने को कहा तो बच्चे माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो उठेगी, हमें पता है। बच्चों, माँ अब एक लंबी यात्रा पे चली गई है। नानी के घर चलो, वहां तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। कालू और मिट्टू बच्चों को लेकर दूसरे गांव पहुंचे। वहां एक पुरानी पहाड़ी के पास एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं। कौन है वहां? कालू बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? दादी, ये बच्चे, ये आपकी बेटी रीमा के हैं। बूढ़ी चिड़िया ने कांपते हाथों से बच्चों को छुआ। जब कालू ने पूरी बात बताई तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी रीमा चली गई, पर उसने इन नन्नों को मेरे पास भेज दिया। चिंता मत करो कालू, जब तक मेरे परों में जान है मैं इन्हें आज नहीं आने दूंगी। नानी के घर में कुछ दिन बीते। एक दिन जब नानी दाना लेने गई थी तो एक खूंखार चील घोंसले के पास मंडराने लगी। वाह, ताजे और नर्म शिकार, आज तो दावत होगी। चुटकी ने अपने सपने वाली हिम्मत दिखाई। उसने डरने के बजाय एक पत्थर उठाया और चील की तरफ फेंका। खबरदार, अगर कदम आगे बढ़ाया तो पूरा जंगल इकट्ठा कर लूंगी। बचाओ, 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 शिकारी आया। बच्चों का शोर सुनकर पास के पंछी आ गए और चील दुम दबाकर भाग गई। शाम को जब नानी लौटी तो उसने बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम रीमा के बहादुर बच्चे हो। अब मुझे यकीन है कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। समय बीतता गया। नानी के मार्गदर्शन में कुक्कू और चुटकी बड़े हो गए। उन्होंने नानी के घर को फलों और लताओं से सजाकर एक सुंदर बंगला जैसा बना लिया। मामी, देखिए, आज हमने सबसे मीठे फल जमा किए हैं। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत ने इस बूढ़ी जान में फिर से जान फूंक दी है। उस दिन के बाद उस जंगल में कभी कोई बच्चा अकेला नहीं रहा। सब मिलजुल कर रहने लगे और रीमा की यादें उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहीं।